नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। जिस घड़ी का इंतजार आप सभी को था, उस घड़ी पर हम पहुंच गए हैं और इस पल का हम भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वार्ड नंबर 16 से लेकर 20 तक के नतीजे हमने आपको बताने हैं और यह भी बताना है कि मेयर पद की सीट कौन जीत रहा है, कितने मार्जिन से जीत रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी हैं। रिकैप हो जाए, एक बार रिकैप हो जाए। वार्ड नंबर 11 से 15। हिमांशु शुरू से लेते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 1 से फटाफट 3 मिनट में इस रिकैप को खत्म करते हैं। सीजन फर्स्ट को, सेकंड को खत्म करते हैं और सीजन 3 में और सीजन फाइनल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वार्ड नंबर 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर सुदेश रानी भाजपा की टिकट पर सुभाष कोच की धर्मपत्नी। वार्ड नंबर 2 से बेबी पाल भाजपा की उम्मीदवार लीड करती हुई नजर आ रही है, जीतती हुई दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू लाठर की हवा दिखाई दे रही है, वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के भूपेंद्र नोतना जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोहताश लाठर से उनका मुकाबला है। वार्ड नंबर 5 में सुभाष कंबोज और साथ ही साथ रामेश्वर कश्यप के बीच में मुकाबला, लेकिन सुभाष कंबोज लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 6 की अगर बात करें तो रजनी परोचा भाजपा की जो उम्मीदवार है वो लीड करती हुई वहां पर नजर आ रही है। अंकित तितोरिया से कड़ा मुकाबला उनके साथ बना हुआ है। वार्ड नंबर 7 की अगर बात करें तो रेणु कश्यप और जोगिंदर शर्मा जो कि भाजपा के हैं और रेणु कश्यप जो कि कांग्रेस की है, उनमें कड़ा मुकाबला, और इन कड़े मुकाबले में एज हम दे रहे हैं जोगिंदर शर्मा को। हालांकि नतीजे वहां कुछ भी हो सकते हैं। वार्ड नंबर 8 भाजपा यहां की सीट जीत चुकी है, निर्विरोध संकल्प भंडारी चुने गए हैं। वार्ड नंबर 9 की अगर बात करें तो सुजाता अरोड़ा जो कि मुकेश अरोड़ा की भाभी है, वो एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही हैं। वार्ड नंबर 10 में टाइट फाइट है, जिसमें वीर विक्रम की बेटी आयशा कुमार और साथ ही साथ वहां पर पायल अरोड़ा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहां के नतीजे चौंका सकते हैं। वार्ड नंबर 11 में आपको लिए चलता हूं। वार्ड नंबर 11 वो वार्ड है हिमांशु जहां पर जसपाल गोल्टी की बहुत चर्चा हुई थी। एक बार फिर उनकी चर्चा करना बड़ा जरूरी है। उनकी चर्चा क्यों करना जरूरी है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जसपाल गोल्टी की अगर चर्चा ना करें तो ये चुनाव पूरा का पूरा अधूरा रहेगा, इस चुनाव का अभियान अधूरा रहेगा। कांग्रेस को जो भी एज मिला है इस चुनाव में, या मनोज वधवा को जितना भी एज मिलता जा रहा है, वो सारा का सारा जसपाल गोल्टी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हुए, क्योंकि वो जो प्रकरण हुआ उसको आप मानते हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को निश्चित तौर पर कांग्रेस को, तो मैं नहीं कहूंगा मनोज वधवा को ही कहें, कांग्रेस को कहें, उसका एक बड़ा फायदा कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो मनोज वधवा उस वार्ड में उनके रिश्तेदार रहते हैं, जो वो फायदा जसपाल गोल्टी का कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे। हमने कल कृष्ण गर्ग से बात की थी तो वो उन्होंने दावा किया था कि मैं 4500 वोट पा रहा हूं, लेकिन अगर हम पूरे वार्ड का सिनेरियो चेक करें, और हमने जसपाल गोल्टी से भी बात की, जसपाल गोल्टी ये कहते हैं कि मुझे कंफर्टेबल विक्ट्री मिल रही है। अगर जसपाल गोल्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मुझे 2500 से ऊपर वोट मिलने जा रहे हैं, 5126 वोट वहां पर पोल हुई है। ये जसपाल गोल्टी का कहना है। वार्ड के नतीजे क्या होंगे ये अपने आप में बताएगा। हमने मोनिक गर्ग को वहां पर एज दिया था, लेकिन मुकाबला वहां पर दिलचस्प देखने को आपको मिलेगा। एक बात अगर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा हिमांशु, वो इसलिए जोड़ना चाहूंगा क्योंकि जसपाल गोल्टी एज ए मैन बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने कल बताया कि कृष्ण गर्ग की उनके परिवार की मुखालफत थी, लेकिन फिर भी वो विनिंग कैपेसिटी में आ रहे हैं। जसपाल गोल्टी ना एक बहुत ही बढ़िया चेहरा है, बहुत ही अच्छे इंसान है। मतलब मुझे याद है हिमांशु, मैं एक बार नीलो खेड़ी से आ रहा था और मेरे पास वैगनर गाड़ी थी। मैं जसपाल गोल्टी को जानता नहीं था तब, उस वक्त की बात है, रात का वक्त था, 11 साढ़े 11 बजे का, और मेरी गाड़ी अचानक से वो हाईवे पे बंद हो गई। तो हाईवे पर जब गाड़ी बंद हुई तो मैंने किसी से पूछा भाई कोई मैकेनिक मिल जाए। परिवार मेरे साथ था, फैमिली मेरे साथ थी, रात का समय था, और आज से बहुत पुरानी बात ये हो गई है, तब इतना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं चलता था। तो मैंने, किसी ने मेरे को नंबर दिया जसपाल गोल्टी का। जसपाल गोल्टी उस वक्त रात को 11:30-12 बजे मौके पर पहुंचे। वो मुझे जानते होंगे शायद पत्रकार के तौर पर। वो मेरे पास पहुंचे, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दी। उन्होंने कहा गांधी जी आप ये गाड़ी ले जाइए, मैं ये गाड़ी कल अपने आप पहुंचा दूंगा। फिर वो जब अगले दिन गाड़ी को मैंने कहा भी इसमें दिक्कत क्या थी, उन्होंने कहा गाड़ी का इंजन आपका इसमें सीज हो गया और इसमें ये
इक्विपमेंट डलेगा तो ये बहुत महंगा है, इतने में तो गाड़ी आ जाती है जितने का ये इक्विपमेंट डलेगा। कहने लगा आप इस गाड़ी को अब नहीं ले लीजिए, अब आप साइड कर दीजिए इस गाड़ी की सवारी, अब आप इसको आप मत चलाइए ये गाड़ी, क्योंकि ये कहीं भी आपको खतरनाक हो सकती है, धोखा दे देगी। इसलिए वो गाड़ी मैंने वहां पे, और वो बहुत अच्छे व्यक्ति, मतलब ठीक है कई बार लक साथ नहीं देता हिमांशु किसी व्यक्ति का, और शायद उसकी वजह से कुछ मनोज वधवा को तो वोट फालतू मिल रहे होंगे, लेकिन मनोज वधवा की वजह से उनको वोट फालतू नहीं मिल रहे, तो उनका अपना लक काम करेगा। लेकिन एज ए मैन अगर मैं कहूं कि वो बहुत बढ़िया आदमी है, हालांकि कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी कि भाई शायद मोनिक या कृष्ण गर्ग इस वीडियो को देखे तो बुरा मत माने, क्योंकि एज ए मैन बहुत अच्छे आदमी है। अब वो जीत क्यों नहीं पा रहे हैं ये सबके अब अपना अपना सिस्टम। ये 11 नंबर वार्ड का हमने जिक्र कर लिया। मोनिक गर्ग के साथ मुकाबले में गोल्डी जसपाल, वार्ड नंबर 12 का ये वार्ड नंबर 12 का जिक्र है। वार्ड नंबर 11 संजीव मेहता ऑलरेडी जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 12 में 5126 वोट, जैसे कि मैंने आपको बताया। वार्ड नंबर 13 में ईश गुलाटी जीतते दिख रहे हैं, अमित आहूजा वहां पर फंसते मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि हम यहाँ सीट निकाल ले जाएंगे। अगर बीजेपी दावा कर रही है, उनके पास क्या है आंकड़े हैं, ये बीजेपी को पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ऊपर के लेवल पे देखें तो मुझे प्लस पॉइंट नजर आता है अच्छे वोटों से ईश गुलाटी का। वार्ड नंबर 14 की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 14 में कांटे का मुकाबला हमने कल बताया था, अमृतलाल जोशी, विनोद तितोरिया और रोहित जोशी के बीच में। यहां से किसी को भी चैन की नींद सोने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं चैन से सोना है तो अब जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि हम दिखा रहे हैं सनसनी। तो लेकिन वो सनसनी वाली खबरें नहीं है, ये तमाम लोगों को उनके एग्जिट पोल बता रहे हैं जो वो वोट डालकर आए हैं। वार्ड नंबर 15 में हिमांशु, कल भी हमने कहा था मित्तू सैनी, ललित कंचन वर्मा और अंशुल लाठर के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। लेकिन हमने आपको बताया था कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मित्तू सैनी को एज दे रहा हूं। लेकिन जब हम कमेंट पढ़ते हैं नीचे तो अब ललित वर्मा भी मुझे टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि अंशुल लाठर को मिलने वाले वोटों पर यह निर्भर करेगा कि वो 1000 से ज्यादा वोट लेकर जा रहे हैं या कम वोट लेकर जा रहे हैं। अगर वो कम वोट ले जाते हैं तो मित्तू सैनी की जो जीत है वो आसान होती है। अगर वो ज्यादा वोट ले जाते हैं तो फिर वो मुश्किल में फंस सकते हैं। वार्ड नंबर 16 आज बताएंगे इस सीजन 3 में, यानी कि एग्जिट पोल में वार्ड नंबर 16 भी काफी इंटरेस्टिंग वार्ड नंबर 17 भी, वार्ड नंबर 18 भी, 19 भी और 20 भी। और मेयर पद की सीट तो जाहिर सी बात है हर कोई जानना चाहता है कि कौन जीत रहा है। वार्ड नंबर 16 का जिक्र कर लेते हैं। ये वार्ड भी काफी अहम, और यहां से बीजेपी ने किसे उतारा, कांग्रेस ने किसे उतारा और कैसा उनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिला है। यहां पर जो गप्पू वाले बाग का एरिया आता है हिमांशु, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वार्ड नंबर 16, क्योंकि वार्ड नंबर 16 इस बार जो है वो जनरल वार्ड हो गया था। पिछली बार ये रिजर्व वार्ड था, वार्ड नंबर 16। और यहाँ पर रजनी परोचा जो थी वो पार्षद थी, और इस वार्ड में कुल 15,000 वोट थी, 15,000 वोट थी, 8400 वोट इसमें पोल हुई है। देखिए आप, बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर कि ये वार्ड जनरल कैटेगरी में आता था। भाजपा ने यहाँ से एससी चेहरे को मैदान में उतारा था, क्योंकि एससी वोटों की संख्या यहाँ पर लगभग 4000 के करीब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाल समाज के वोट आते हैं जो कि 1700 वोट है। शायद तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्वांचल समाज के, लगभग 2000 वोट हैं। और इसमें मोमडन 8 वोट भी जो 400-500 के करीब हैं। तो हिमांशु, यहाँ पर रानी धानक को, महिला को भाजपा ने उतारा है। महिला के लिए ये वार्ड जो है वो रिजर्व थी। और पाल समाज ने भी, परमजीत पाल की पत्नी यहाँ पर चुनाव मैदान में थी, और साथ ही साथ रीना यादव यहाँ पर मैदान में थी। अगर आप सीधा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक तरफ ये त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देगा, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार और साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार। कांग्रेस ने किसी पुनिया को यहाँ पर टिकट दिया था, महिला को, तो उनको तो हम रेस से बाहर करे दे रहे हैं, अभी बाहर करे दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुल जो 84। यहाँ पर जातिगत समीकरण काफी मायने रखता है इस वार्ड के अंदर। वार्ड नंबर 16 की अगर बात करें हिमांशु, देखो जातियों में निश्चित तौर पर चुनाव जातियों का होता है। हम ये कहें कि जातियों का चुनाव नहीं होता, जातियों का चुनाव होता है।
पार्टियों का भी चुनाव होता है, जातियों का भी ये चुनाव होता है। अगर इस वार्ड की खास तौर पर अगर बात करें, वार्ड नंबर 16 की, तो एज किसे देंगे ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जिक्र करना जरूरी है कि इस वार्ड में कौन कौन सा, शिवाजी कॉलोनी, आनंद विहार, लवकुश कॉलोनी और इसके अलावा सूरज नगर, इस तरह का जो एरिया है वो इस वार्ड में पड़ता है। जनकपुरी रोड इस वार्ड में पड़ता है। अगर आप लोगों से बात करें, उस दिन अगर जब हम बस्तों पर गए थे वहां पर, तो अलग अलग बस्ते अलग अलग चमकते हुए नजर आ रहे थे, चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। उसकी वजह ये थी, अब वजह ये थी हिमांशु की ना, ये भाईचारे का भी चुनाव होता है। हालांकि चुनाव तो टकराव का ही होता है कि जब एक आदमी के सामने एक, लेकिन नारा दे दिया जाता है भाईचारे का। हाँ, भाईचारे का चुनाव है, लेकिन वो भाईचारा होता नहीं है। चुनाव के बाद जितने झगड़े फसाद, आपस में रस्साकशी चलती करे, तू मैनू वोट नहीं दिता सी, तेरे वोट तो मैं हार गया, तू मेरे नाल खड़ा, तेरे नाल कादा भाईचारा। कई तो पंजाबी में गाली दे के भी बोलते तेरे नाल कादा भाईचारा, तू ते उस टाइम साडे जीण मरण ते साडे खिलाफ खड़िया सी, जदों असीं हार जीत दी बाजी लगी हुई थी, तू साडे खिलाफ चलता पाया सी। तो इस तरह का ये भाईचारे को बिगाड़ने का भी एक तरह से ये चुनाव होता लेकिन है। बिगड़ना नहीं चाहिए, हार जीत होती रहती है। जिस तरह हिमांशु आपने देखा, होली का उत्सव वैसे रंगों का त्योहार है, लेकिन उस रंगों के त्योहार में झगड़े भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि आपका रंग लगवाने का या तो विन है या तो फिर लर्न है। हाँ। या तो आप जीतेंगे या फिर आप कुछ सीखेंगे। तो आपको सीखना चाहिए बजाय लड़ाई झगड़े के। हाँ, सीखना चाहिए। हाँ। लेकिन अब आपने देखा होगा, होली का त्योहार होता है। हाँ। होली के त्योहार में अगर आप जा रहे हो, हाँ, और कोई रंग लगा नहीं, रंग तो लगा दे, चलो कोई बात नहीं, वो सामने से लगाएगा। कोई आके पीछे से एकदम से गुब्बारा उठा के जब मारता ना, तो आदमी के मुंह से निकलता तेरी, तो फिर वो बंदा हो जाता है ना एक बार, भाई कितने भावुक हो जाता है। नहीं, भावुक नहीं, अंदर से, हाँ वही अंदर से वो फीलिंग वाली बात आ जाती है, उत्तेजित हो जाता है। मैं आराम से जा रहा हूँ, पीछे से ठा किसी ने गुब्बारा दे मारा। तो ये एमसी का चुनाव भी इसी तरह से है। भाई मैं जीत रहा था, साला तू आगे खड़ा हो गया बीच में मेरा खेल बिगाड़ दिया। ये बाद में इसका आंकलन करेंगे, लेकिन उस वार्ड का अगर आंकलन करें तो मुझे ऐसा लगता है हिमांशु कि उस वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन बीजेपी की फायदे की बात यह है कि वो कमल का निशान हाथ में पकड़े हुए है और बाकी वोट वहां पर बट रहा है। किसी को वहां कमजोर नहीं आंक सकते। लेकिन पाल, अगर कविता पाल को, परमजीत पाल की पत्नी है, मैं उनको सेकंड नंबर में मुकाबले में मान रहा हूं। और पूर्वांचल की जो शायद उनका नाम है रीना यादव, वो मतलब तीनों में थोड़ा थोड़ा वोटों का डिफरेंस वहां पर, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तो कविता पाल के बीच, एक रीना यादव के बीच, और कविता पाल, रीना यादव और रानी धानक जो है वो बीजेपी की टिकट पे थी। इसके अलावा एक जो है यहाँ पर वहां पर झाड़ू वाले ने भी एक, मैंने आपको बताया ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी यहाँ पर कैंडिडेट दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एज जो है वो भाजपा को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर वाली रीना धानक, क्या नाम है उनका? रानी धानक, जो कि रामचंद्र काला जो पूर्व उनकी भाभी हैं, उनके ब्रदर की वाइफ है। तो वहां पर अगर रामचंद्र काला ने जोर लगाया होगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रामचंद्र काला ने अगर जोर लगाया होगा तो रानी धानक निकल सकती है। लेकिन वो बीजेपी में तो शामिल हो गए थे दोबारा से। नहीं, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन सपोर्ट कर रहे थे अपने। नहीं, वो आए हैं, करण कमल कार्यालय में आए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग हुई है आपके साथ? हाँ, जब वो सीएम नायब सिंह सैनी जिस दिन आए हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग का मुझे नहीं पता, आप कवर कर रहे थे वो ज्वाइनिंग के प्रोग्राम। तो ये रामचंद्र काला जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। फिर भी मैंने कहा ना, वो कितना जोर उन्होंने अपने भाई के लिए लगाया होगा, वो देखने वाली बात होगी। अगर उन्होंने पूरा जोर लगाया होगा तन मन धन से। ऊपर की बात करें, वार्ड नंबर 16 में ऊपर की बात करें, मेयर पद के लिए बात करें, तो कहां पर कौन टिकता हुआ नजर आ रहा है? देखो, जैसे 8400 वोट इस वार्ड में है हिमांशु, तो इस वार्ड में जब हमने बात की कविता पाल के पति परमजीत पाल से, जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि आप कैंडिडेटों से, बीजेपी वाला तो कहेगा मैं जीत रहा हूं, कविता पाल के हस्बैंड से जब हमने बात की, हालांकि रीना यादव से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन कविता पाल से जब मेरी बात हुई हिमांशु, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ऊपर वाले वोट पे, हमारा बीजेपी से कोई विरोध नहीं था, अब ऊपर वाला वोट जो बीजेपी को जा रहा है, उनका ये कहना था। अभी वैसे मैं फ़ोन कॉल भी ज़रूर मिलाऊंगा रीना यादव के हस्बैंड को, कोशिश की थी मैंने पहले भी बात करने की, तो उनसे बात हो नहीं पाई हिमांशु। लेकिन अभी चलते चलते जब हम बात पूरी करेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनका नाम है अमित।
तो उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। हिमांशु, अमित अगर वो फ़ोन उठा लेते हैं तो उनकी राय भी ले लेते हैं, क्योंकि उससे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। मेयर की 2 तस्वीरें तो हमारे पास ये आई है कि 16 वार्ड से रेनू बाला एज लेती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बीजेपी की उम्मीदवार रेनू बाला को वार्ड नंबर 16 से एज मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, और पार्षद पद में भी बीजेपी के उम्मीदवार को ही एज मिल रहा है। जी, ऐसा एज मिल रहा है, लेकिन वहां पर त्रिकोणीय फाइट त्रिकोणीय फाइट है। तो हम जो एज दे रहे हैं वो रानी धानक को दे रहे हैं और अमित यादव। बिल्कुल, लगातार बात भी जी, आप बात कीजिए। बिल्कुल, लगातार बात करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हम आप तक वार्ड नंबर 1 से लेकर 20 तक सभी उम्मीदवारों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहां पर कौन। देखिए, उनसे फोन लग गई है, उनसे फोन कनेक्ट हो गई थी, तो एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी क्लेम कर रहे होंगे कि मैं जीतूंगा, तो उनका क्लेम भी ले लेते हैं, क्योंकि क्लेम सबका ही लेना चाहिए। हिमांशु, बिल्कुल, ऐसा ना हो कि कोई रह जाए। वो बात है ना कि अमित, सॉरी, तो वो ये किसी और का कॉल लग गया। क्लेम क्यों लेना चाहिए हिमांशु? व्हाट्सएप कॉल उनकी आ रही थी। हिमांशु, क्लेम क्यों लेना चाहिए? अब ये भी इंश्योरेंस जब आपने करवा रखा होता है तो किसी भी आदमी को क्लेम फाइल करने का ये अधिकार होता है। जब वो चुनाव मैदान में जाते हैं तो चाहे 200 वोट मिल रही हो तो वो उसको क्लेम करना है मीडिया के सामने आके। लेकिन यहाँ पर वो रीना यादव भी अच्छी स्थिति में नजर आ रही हैं। हम रीना यादव भी अच्छी स्थिति में है, और मैं मानता हूँ कि कविता पाल के साथ जो है वो मुकाबला रहेगा। हेलो, अमित यादव जी। हेलो, अमित यादव जी। अमित यादव जी। हाँ जी बोलिए सर। आपको आवाज आ रही है? मैं देवेंद्र गांधी बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी सर बोलिए। क्या लाइन पर है? आप लाइव लाइन पे हैं? हाँ जी। चुनाव खत्म हो गया आपका, चुनाव कैसा रहा आपका? देखिए, चुनाव तो बहुत अच्छा रहा। बाकी जो बरादरी ने, समाज ने, पूरे स्वस्थ समाज ने जो मुझे सहयोग दिया, जिस प्रकार से मुझे खड़ा किया, जिस प्रकार से मुझे इस पोजीशन पे लेके आए, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप किससे मुकाबला मान रहे हैं इस वार्ड में? मैं किसी से मुकाबला नहीं मान रहा। देखो, बात को समझना, ना मेरा मुकाबला बीजेपी से, ना मेरा मुकाबला तीर कमान। मेरा मुकाबला तो मेरे जनता, जो मेरे, जिन्होंने मुझे छत्तीस बरादरी ने मेरे को जो खड़ा करके समर्थन देके खड़ा किया ना जी, वही तय करेंगे। बाकी अच्छा, मैं एक बात अमित जी आपसे ये समझने की कोशिश करूं कि 8400 वोट पोल हुई है 15,000 में से आपकी वार्ड में। हाँ जी। अगर हम 8415 अगर हम मेयर के चुनाव की वोटों को देखें तो वहां पर आपकी वार्ड में रुझान किस तरफ नजर आता है? मेरे हिसाब से जो मेयर के चुनाव की जो बात करे जाए, लगभग वधवा जी को काफी वोट पड़ी है जी। और रेनू बाला को अगर परसेंटेज के हिसाब से तो 54% वोटिंग हुई है सर। हाँ, 54%। टोटल 8400 वोटों में आप कितनी वोट देना चाहेंगे वधवा जी को और कितनी रेनू बाला को? रेनू बाला जी को मेरे हिसाब से, अगर रामचंद्र जी काला एमसी जी खड़े थे ना जी, हाँ, मेरे हिसाब से 1000 वोट पे सिमट जाएंगे वो। रामचंद्र काला नहीं, मेयर को कितनी वोट मिलेंगी? सुन तो लो जी। रामचंद्र जी काला अगर 1000 वोट पे चले जाते हैं ना जी, तो रेनू बाला गुप्ता जी को 2000 मिनिमम मिल जानी चाहिए। 2000 मिलेंगी 8000 में से? 8000 तो 6000 मनोज वधवा को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेगी जी। तो कि कुछ मनोज वधवा जी को मिलेगी, कुछ कुर्सी को मिलेगी हमारे वाले मुकेश रघुवंशी को। हाँ जी जी। तो वहां से लीड जो बीजेपी की थी ना जी, वो वहां से वहां कटी है। अच्छा, मुकेश रघुवंशी कितने वोट ले जाएंगे मिनिमम? मैं अगर जितनी वोट मुझे पड़ेगी, आइडिया देखो, मैं अगर ये कहता हूँ कि 3, 3.5, 4,000 अगर मुझे वोट मिलती है तो उनको भी 2-2.5 वोट आराम से मिलेगी। मुकेश रघुवंशी को आराम से मिलेगी। फिर तो तीनों बराबर में हो गए यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मुकाबला मेरा किसी से नहीं है जी। बाकी परमात्मा देखेगा, जनता देखेगी, जिन्होंने इतना सहयोग दिया, जितना प्यार दिया। धन्यवाद अमित जी, आपने बात की। धन्यवाद तो आपका जो आपने मुझे फोन किया सर। धन्यवाद जी। अब हिमांशु देखो, मैंने कहा ना अमित यादव से बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमित यादव जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुकेश रघुवंशी को वोट पड़ेंगे, यानी जो पूर्वांचल समाज का वोट है वो तो फिर मुकेश रघुवंशी को पड़ रहा है। तो 6-6,500 वोट का तो आंकलन बैठता नहीं है, मतलब मनोज वधवा को।
अभी जो पाल समाज के कैंडिडेट थे, अब उनसे हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि हमारी वार्ड से रेनू बाला लीड करेंगी। अब उन्होंने इसलिए कही क्योंकि पाल समाज जो है वो दोनों तरफ जो है वो बीजेपी को वोट दे रहा था। लेकिन अगर अमित यादव की बात सच होती है तो ये भाजपा के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। अगर ये सच होता है तो, अगर ये अमित यादव की बात सच होती है, लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर 3 हिस्सों में वोट बटेगा, अगर वो ये कह रहे हैं कि 1000 वोट ले जाएगा सोनू एमसी, तो सोनू रामचंद्र काले का भाई, तो उनको लगता है कि रेनू बाला 2000 वोट लेंगी, यानी फिर वो अपने हिस्से का वोट तो ले जा ही रही है। अगर मुकेश रघुवंशी को भी 2000 वोट, यहाँ पर लगभग तीनों के बीच बराबर वोट ऊपर मिलने की संभावना जताई जा रही है। मुकेश रघुवंशी ये कैंडिडेट की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस वार्ड से रेनू बाला को एज देना चाहूंगा। वार्ड नंबर 16 से एग्जिट पोल में रेनू बाला गुप्ता को एज है, लेकिन उन्होंने कहा कि मनोज वधवा भी अच्छी फाइट दे रहे हैं और मुकेश रघुवंशी को भी यहाँ पर रघुवंशी वोट ले जा रहे हैं इस वार्ड से भी, और शायद एक वार्ड और भी है वहां से भी, शायद 3 पर पूर्वांचली वोट 3 या 4 वार्ड है, शायद वहां से भी वो वोट ले जा रहे हैं, लेकिन इस वार्ड से शायद उनको सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाली है। बिल्कुल, वार्ड नंबर 16 मुकेश रघुवंशी के लिए बेहद खास रहने वाला है क्योंकि यहां से उन्हें अच्छा वोट मिल सकता है। वार्ड नंबर 17 की बात करें तो वार्ड नंबर 17 जहां पर शिव कॉलोनी का एरिया आ जाता है, वहां पर क्या स्थिति देखते हैं? देखिए हिमांशु, पिछली बार शिव कॉलोनी की जो पूरी की पूरी वोट है वहां पर जबरदस्त तरीके से लीड किया था मनोज वधवा ने। पिछली बार की बात करूं 2018 का जब जो चुनाव था वहां पर बहुत कम वोट जो है वो रेनू बाला को पड़ी थी और वो बहुत मार्जिन से वहां से हारी थी। इस बार अगर बात करें तो 14,500 वोटों में से 1710 वोट यानी 53% वोट जो है वो पोल हुई है। जो पिछली बार बीजेपी ने जिसको टिकट दिया था तो वो था गजे सिंह सैनी। गजे सिंह सैनी ने इस बार अपनी पत्नी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा और गजे सिंह सैनी को जब पिछली बार भाजपा की टिकट पर वो लड़ रहे थे तो वो चौथे नंबर पर आए थे। ये सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। आजाद उम्मीदवार जोगिंदर शर्मा वहां से चुनाव जीत गए थे। ये वार्ड ऐसी है जहां पर भाजपा कभी जीती नहीं है, मतलब मुझे याद नहीं है कि भाजपा कभी इस वार्ड से जीती हो। वार्ड नंबर 17 से लेकिन इस बार जब लोगों से आप बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि भाजपा इस सीट को, ममता रानी जो है इस सीट को जीत रही है। उनका जो मुकाबला है वो कविता रानी से है जो कि वो भी सैनी समाज से आती है और सुरेखा सैनी जो है वो भी कांग्रेस से आती है, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। और इस वार्ड की अगर मैं बात करूं हिमांशु, देखो शिव कॉलोनी में मैंने अलग अलग सेक्टर से बात की, अलग अलग लोगों से बात की। मैंने उनसे जानना चाहा कि पिछली बार रेनू बाला यहाँ से हार गई थी, एक बड़े मार्जिन से 2-2.5 हज़ार वोटों से शायद हारी थी। तो लोगों का ये कहना था कि पिछली बार वाले नतीजे इस बार तो नहीं देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ से रेनू बाला विक्ट्री करके निकलेंगी। वो विक्ट्री कितने की होगी ये कह नहीं सकते, लेकिन भाजपा यहां से बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। वार्ड नंबर 17 से भाजपा बड़ी जीत की उम्मीद लगाई बैठी है, लेकिन पार्षद पद के लिए आपके हिसाब से कौन एज है यहाँ पर? मैंने बताया ममता सैनी जो है, ममता सैनी को एज मिल रहा है, यानी कि बीजेपी की जो उम्मीदवार है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा चेहरा पॉपुलर नहीं था, बहुत ज़्यादा लोगों की पसंद नहीं थे। राजेश सैनी पिछली बार आज़ाद खड़े हुए थे गजे सिंह सैनी के मुकाबले, यानी वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा तो दूसरी बिरादरी, सेम बिरादरी का ही कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतर गया। राजेश सैनी शायद तीसरे या दूसरे नंबर पर आए थे पिछली बार, गजे सिंह सैनी उससे भी कम गए थे। तो इस बार क्योंकि राजेश सैनी को पिछली बार वोटें मिली थी शायद इसलिए आज से उनको टिकट भी दिया गया। अब इस वार्ड में जो है पाल समाज का, पूर्वांचल समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। वो वोट बैंक ऐसा लगता है क्योंकि वो ट्रेंड ये बता रहे हैं कि वो वोट बैंक विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ गया था। इसी वार्ड को लेकर के दिव्यांशु बुद्धि राजा ने एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि शिव कॉलोनी से मुझे जीत मिलेगी, लेकिन वो जीत नहीं मिल पाई। अब इसको लेकर रिट की थी, वो रिट तो आपको पता है उस रिट का क्या हुआ। और इस वार्ड से मुझे लगता है कि ये तो कम मार्जिन से जीतेंगी ममता सैनी यहाँ से, बहुत ज़्यादा मार्जिन कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई 2-3 हज़ार वोटों से जीत होगी, लेकिन जीत होगी ऐसा लगता है क्योंकि सेम समाज से दोनों आते हैं
और यहाँ पर मेयर में हम एज देना चाहेंगे रेणु बाला गुप्ता को, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भी रेणु बाला गुप्ता को एज क्यों दे रहे हो आप, क्या कोई सेटिंग हो गई है आपकी, या कुछ इस तरह से कमेंट करके लोग पूछते हैं। हिमांशु, जो ओबीसी का वोट है, ओबीसी का वोट बड़ी संख्या में इंटैक्ट हो चुका है वो भाजपा के साथ। नायब सैनिक के तौर पर भी आप उसे देख सकते हैं, या ओबीसी समाज के लिए जो काम किए उस तौर पर भी देख सकते हैं, या जो जुड़ाव है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, मुख्यमंत्री भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो बीजेपी को एक ओबीसी समाज का एक वोट बैंक इंटैक्ट हुआ है। देखो यहाँ पे 3-4 तरह की कैटेगरीज हैं हिमांशु, पूरे स्टेट की अगर बात करें, पूरे देश की बात करें, एक जनरल कैटेगरी आ जाती है, एक SC/ST की कैटेगरी आ जाती है, और एक ओबीसी की कैटेगरी आ जाती है। जो ओबीसी की कैटेगरी आ जाती है उसमें पूर्वांचल समाज हो, यादव समाज हो, या फिर आपका पाल समाज हो, सैनी समाज हो, ये एक बड़ा वोट बैंक, करनाल में सबसे ज्यादा अगर वोट बैंक है तो वो ओबीसी समाज का वोट बैंक है, जो जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, छुटपुट नीचे जो जिस तरह का वार्डों में समीकरण बने, यानी पाल समाज का कैंडिडेट खड़ा हो गया, जहाँ यहाँ पर पूर्वांचल समाज का कैंडिडेट खड़ा हो गया, तो वहाँ पर तो भाजपा को नुकसान जरूर होगा नीचे स्तर पर, लेकिन ऊपर के स्तर पर मुझे नुकसान होने की आशंका बहुत कम नजर आती है। यानी कि दोनों तरफ जो एज है वार्ड नंबर 17 में वो बीजेपी के उम्मीदवारों को है। एक तरफ ममता सैनी जो पार्षद पद के लिए मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता यहां से लीड लेती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 18 ये काफी दिलचस्प वार्ड प्रेमनगर के उस इलाके के लिए, और ये कहा जा सकता है कि साख की लड़ाई वार्ड नंबर 18 के अंदर। हिमांशु, अगर पूरे करनाल की 20 वार्डों को मैं देखूं, अगर मैंने सारी 20 वार्डों में जो मैंने राउंड लगाया या सारी 20 वार्डों में मैं घुमा, तो वार्ड नंबर 18 एक ऐसी वार्ड है, इकलौती वार्ड पूरे 20 वार्डों में जहां पर सबसे कड़ा मुकाबला, जहां पर सबसे रोमांचक मुकाबला, जहां पर सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। और वार्ड नंबर 18 से सबसे ज्यादा फोन आए कि हमारी वार्ड में हो क्या रहा है। दरअसल पिछली बार इस वार्ड से हरीश कुमार बिट्टू जो है वो चुनाव जीते थे, आजाद निर्दलीय। लाडी संधू जो थे वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस का सपोर्ट उनके पास था। इस बार रिवर्स है मामला, इस बार कांग्रेस का अंदरूनी सपोर्ट जो है वो हरीश कुमार बिट्टू के साथ था, और भाजपा ने उनके मुकाबले लाडी संधू को मैदान में उतार दिया, यानी क्रॉस हो गया दोनों तरफ से। अब ये क्रॉस हुआ तो बड़ा दिलचस्प है लोगों के लिए जानना कि पिछली बार 289 वोटों से लाडी संधू इस वार्ड से चुनाव हार गए थे। वो भी चुनाव जीत रहे थे लेकिन हार कैसे गए, इसकी भी एक कहानी है, क्योंकि गुरु नानकपुरा में एक बड़ा खेल हो गया था। वो कहते हैं कि वहां पर ऑपरेशन कमल चला था, समझते हो ना आप, ऑपरेशन कमल जहां पर चलता है वहां पर फिर सब तोड़ फोड़, सब तरीके से मैदान को समतल किया जाता है, जो नाराज है उन्हें मनाया जाता है। ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर वर्ड है, केजरीवाल भी बार बार कहते हैं। पंजाब में ऑपरेशन कम लोटस चल रहा है, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। तो एक एरिया के अंदर ये मतलब चलाया गया था। गुरु नानकपुरा भाजपा के खिलाफ थी, वहां डेवलपमेंट को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, क्योंकि वो कॉलोनी पक्की नहीं हो पाई, लोगों की उम्मीदें थी। बहुत पुरानी कॉलोनी है, 30 साल से बसी हुई कॉलोनी है, वहां डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों की नाराजगी थी। लेकिन अब की बार जो विधानसभा का चुनाव था, इस तमाम नाराजगी के बाद वहां काम नहीं हुए, वहां सीवरेज नहीं है, वहां पानी नहीं है, तो इन तमाम नाराजगियों के बावजूद भी वहां लोगों ने भाजपा को वोट दिया, हिमांशु, जगमोहन आनंद को। और पिछले एमसी के चुनाव में भी उन्होंने हरीश कुमार बिट्टू को वहां पर दिया। हालांकि मैं आज फिर कहूंगा कि वहां पर लोगों में बड़ी नाराजगी है, इस नाराजगी को भाजपा को दूर करने के प्रयास करने चाहिए, डेवलपमेंट वहां पर करनी चाहिए। लेकिन अगर इस वार्ड की अगर बात करें तो ये जो एरिया है इस बार 20 नंबर वार्ड में चला जाता है, तो गुरु नानकपुरा उस वार्ड में नहीं आता, वो फिर वार्ड नंबर 18 में नहीं वार्ड नंबर 20 का जिक्र करेंगे तो चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 18 की अगर आप सुनना चाहते हो बात अभी अभी चैनल से और मेरे नजरिए से, तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जीत का ढिंडोरा पीट रहे हैं। अब लाडी संधू कह रहे हैं कि मैं जो है 800 और 1000 वोटों से यहां से जीत रहा हूं, और यही बात हरीश बिट्टू भी कर रहे हैं कि मैं 800 से 1000 वोटों से जीत रहा हूं। हरीश कुमार कह रहे हैं उसकी हवा नहीं आ रही,
लाडी संधू कह रहे हैं उसकी हवा नहीं आ रही। अंतिम फैसला 12 तारीख को खुलेगा तो पता लग जाएगा। मैं इस वार्ड को टाई में रखता हूं हिमांशु। मैं इस वार्ड को किसी को आप एज नहीं दे, मैं किसी को एज इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि यहां पर अगर बीजेपी का वोट बीजेपी को पोल हुआ तो लाडी संधू जीत सकते हैं। देखिए बड़ी क्लैरिटी सी बात है। और यहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाडी संधू का विरोध भी कर रहे थे, जो कि बीजेपी के खुद कुछ लोग थे जो उनका विरोध कर रहे थे। एक कुछ लोगों का एक समूह था। लेकिन अगर नॉर्मल लोग हैं जो मतलब एक वोटर है जो कट्टर वोटर है, अगर उसने वोट कर दिया होगा तो ही लाडी संधू की जो नाव है वो कहते नहीं नदी पार हो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार ओ पापी मन काहे को डरे। ये दोनों के लिए ही ये पंक्ति है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार ओ पापी मन काहे को डरे। तो यहाँ पर आप किसी को भी एज नहीं दे रहे हैं? मैं नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बड़ा कांटे का मुकाबला था, समझ से परे था ये मामला। कि हालांकि वहां हार जीत होगी क्योंकि पिछली बार 299 वोटों की हार जीत हुई थी, 289 आपने 89 की। हाँ तो इस बार भी मुझे कड़ा मुकाबला इस वार्ड में नजर आता है। किसी बूथ पर लाडी संधू का जलवा था तो किसी पर हरीश कुमार बिट्टू का जलवा था। और मैंने देखा, मैं वहां उस वार्ड में सुबह से रहा क्योंकि मनोहर लाल का वोट वहां पर था, उसी के आसपास दोनों कैंडिडेट और हरीश कुमार बिट्टू की धर्मपत्नी वो लगातार लोगों के पास जा रही हैं, देख रहे हैं। ऐसा लगा हुआ था महाभारत का मैदान वहीं पर सजा हुआ है, पूरे करनाल का। सबसे ज्यादा रश वहीं था। उतने तो वोटर भी नहीं थे जितनी वहां पर पब्लिक थी वो देखने के लिए आ रहे थे। और उसमें से एक अति संवेदनशील बूथ भी था, वहां पे बकायदा डीएसपी के राउंड लगे हैं। डीएसपी मीना मैम थे और डीएसपी राजीव कुमार, बकायदा वहां पर देखा गया कि कोई गड़बड़ी या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना तो यहां पर नहीं घटने जा रही। तो मतलब हॉट सीट है सबसे, तो इसीलिए प्रशासन की भी निगाहें वहां पे है। तो मुझे लगता है कि दोनों में ही उत्साह है। दोनों ही कैंडिडेट अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं। मैं अगर एरिया की बात करूं तो हिमांशु जो शांति नगर का एरिया है, शांति नगर के एरिया में हरीश कुमार बिट्टू एज ले सकते हैं। इधर प्रेम नगर के एरिया में लाडी संधू एज ले सकते हैं। फिर इसमें एक बाट बस्ती या बाट कॉलोनी आ जाती है, इसके अलावा मान कॉलोनी आ जाती है, ज्योति नगर आ जाता है। तो इस तरफ वाली जो कैथल रोड पर जो कॉलोनियां हैं, पिछली बार भी लाडी संधू ने वहां लीड किया था क्योंकि ये बहुत बड़ा वार्ड है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एरिया का चौधर होती है ना भाई, ये प्रेम नगर में रहता है तो ये शांति नगर में रहता है। तो इस नजरिए से भी लोग देखते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो दोनों को मैं किसी को भी अभी कोई मतलब किसी को ना एज दे रहा हूं ना मैं किसी को कमजोर आंक रहा हूं क्योंकि यहाँ मुकाबला हो सकता है। हालांकि दोनों ही 800,000 की लीड का दावा कर रहे हैं। अगर ऊपर की बात करें तो मैं ऊपर की अगर सीट की बात करूं तो हिमांशु वही होगा जो नीचे होगा। अगर नीचे लाडी संधू सीट निकालते हैं तो ऊपर भी वही होगा, और अगर लाडी संधू लूज करते हैं तो फिर वहां से मनोज वधवाई लीड करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वार्ड, और यहाँ पर मतलब हमारे भी पसीने निकल गए, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 18 में हम किसी को लोग सोच रहे होंगे यार दस्या तो है नहीं कुछ, तुसी फोन करके पूछ लेना, हम बता देंगे। अच्छा, पर्सनल फोन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत नजदीकी मामला है ना, तो फिर अगर हम बताएंगे तो हमारी डिग्निटी पे भी सवाल है। बिल्कुल, बहुत ही रोमांचक मुकाबला वार्ड नंबर 18 में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार दोनों ही उम्मीदवारों ने, हरीश कुमार बिट्टू और लाडी संधू ने वहां पर चुनाव प्रचार किया, लगातार मैदान में डटे रहे। लेकिन रोमांचक मुकाबला, और इस रोमांचक मुकाबले में जीत किसकी होगी ये वक्त बताएगा, और वही डिपेंड करेगा मेयर सीट के लिए भी। वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19, ये लगभग तमाम जो चीज है वो देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 19 जाता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 19 में कोई कंफ्यूजन है नहीं। सबसे सेफ वार्ड जो अगर पूरे करनाल में थी, जैसे 2 MC तो बीजेपी के। वार्ड नंबर 9 भी हाँ सेफ में। वार्ड नंबर 9 भी सेफ में है। मैं तो जितनी वार्डों को आपको बताया कि एज दे रहा हूं, तो वो सारी की सारी वार्डें सेफ पोजीशन में ही आती हैं। इस बार 10 नंबर वार्ड में जरूर पेच फंसा हुआ है। पिछली बार हमसे अगर आप पूछ रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये भाजपा ले जा रही है। इस बार क्लैरिटी नहीं है इस वार्ड को लेकर के, क्योंकि सीट जो है कंपटीशन में आ जाए तो उसको
फंसा हुआ पेच ही मानेंगे। जब पेच या तो पूरी दीवार को छेद के निकल जाए, अगर कहीं बीच में अड़ रहा है पेच, तो फिर पेच अड़ रहा है। और वार्ड नंबर 19 से राजेश कुमार अग्गी मैदान में देखो टोटल 8600 वोट वहां पोल हुई है आउट ऑफ 17,000 वोट में से, तो लगभग 54% वोट यहाँ पर पोल हुई है। हिमांशु, राजेश अग्गी जो है, अब आप, मुझे लगता है कि राजेश अग्गी करनाल में सबसे बड़ी विक्ट्री यहाँ पर दर्ज कराएंगे। करनाल में अगर सबसे बड़ी विक्ट्री किसी वार्ड की होगी तो वो वार्ड नंबर 19 की होगी, जिस वार्ड से मैं आता हूं हिमांशु। 8600 वोट पोल हुई हैं। कांग्रेस ने यहाँ मनिंदर सिंह को मैदान में उतारा था। पिछली बार कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया था, तो उषा तुल्ली मैदान में थी। उषा तुल्ली इस बार पाला बदल करके भाजपा के पास चली गई थी, और सेवा सिंह आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ मैदान में खड़े हुए थे। मैं इन दोनों को ही मैदान से बाहर मानता हूं। हालांकि बुरा लगेगा, किसी को लगेगा तो लगेगा, लेकिन मैं मैदान से बाहर मानता हूं इन दोनों को। और मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि राजेश अग्गी के मुकाबले नोटा दूसरे नंबर पर वहां आ जाए। वहां नोटा भी 500-700 वोट शायद दबा होगा, जो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस से ज्यादा हो सकता है। उसके कारण क्या होंगे वो बाद में बताएंगे, विश्लेषण करेंगे जब विश्लेषण करेंगे। अगर आप वार्ड नंबर 19 में मुझसे ये जानना चाहेंगे कि रेनू बाला को कितना वोट मिला है और मनोज वधवा को 8600 वोट पोल हुआ है। 8600 वोट पोल हुआ है हिमांशु। पिछली बार इस वार्ड का सिनेरियो ये था कि रेनू बाला सिर्फ 18 वोटों से इस पूरे वार्ड से जीती थी, लेकिन इस बार वो सिनेरियो नहीं है। इस बार मनोज वधवा वहां से वोट ले जा रहे हैं, लेकिन मनोज वधवा 2 से 2,500 वोटों से वहां पिछड़ भी रहे हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा। लेकिन इसी वार्ड ने मनोज वधवा को वोट भी दिए हैं। मतलब अगर वोट ज्यादा निकलने की किसी वार्ड में अगर 8600 यहाँ पोल हुई है, तो 2-2,500 वोट या 3,000 तक भी वोट मनोज वधवा को यहाँ पर पोल हो सकती हैं, और रेनू बाला को यहाँ पर 5,500 से 6,000 वोट जो है वो पोल हो सकती हैं। तो इस वार्ड से एक अच्छी विक्ट्री जो है रेनू बाला को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वार्ड नंबर 19 बीजेपी के लिए बिल्कुल सेफ वार्ड समझता हुआ और दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से जीत जो है वो रेनू बाला गुप्ता की भी होती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ राजेश कुमार अग्गी की भी होती हुई नजर आ रही है। आखिरी वार्ड, वार्ड नंबर 20, जहां से एक पूर्वांचली चेहरे को मैदान में उतारा बीजेपी ने, सुधीर यादव को, और वहां से जोगिंदर चौहान के बेटे तरुण चौहान मैदान में आए। इसके अलावा तमाम और कैंडिडेट भी आए। बहुत बड़ा इलाका पड़ता है वार्ड नंबर 20 का। बता दीजिए कौन कौन से। हिमांशु, करनाल की सबसे बड़ी लेंथी जो वार्ड है ना, विर्थ के हिसाब से तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ी वार्ड है। लेक के सामने उचाना से ये वार्ड शुरू हो करके गुरुनानकपुरा 6.5 किलोमीटर का तो ये पुल ही आ जाता है। ये जो पश्चिमी बाईपास है, इसको क्रॉस करते हुए 1.5, 2, 3, 4 किलोमीटर जब हम आगे बढ़ते हैं जेल की तरफ, तो गुरुनानकपुरा का एरिया आ जाता है। वो इस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस वार्ड में हिमांशु कुल जो वोट पोल हुई है, पहले उसको हम देख लेते हैं। करीब करीब 8,000 के करीब वोट पोल हुई हैं, और जीतने वाले को करीब 2,500 वोट यहाँ से चाहिए हिमांशु। कौन कौन है मैदान में हिमांशु? इस वार्ड से पूर्व पार्षद जोगिंदर चौहान के पुत्र जो हैं तरुण चौहान मैदान में है। भाजपा से सुधीर यादव मैदान में है, राम कुमार सुधीर उनका नाम है। इसके अलावा प्रमोद कुमार इस वार्ड में मैदान में है, रामपाल शर्मा इस वार्ड में मैदान में है। एक रामपाल शर्मा इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, एक इस वार्ड से सतीश गुज्जर चुनाव लड़ रहे हैं। और भी कुछ कैंडिडेट होंगे, लेकिन ये मेन कैंडिडेट तो यही हैं। अब लोग ये जानना चाहते होंगे कि मुकाबला क्या क्या किसके बीच में है, इसको समझना बड़ा जरूरी है हिमांशु। इस एरिया में धौलगढ़ का एरिया भी आता है। धौलगढ़ आपने देखा होगा, हमारे पत्रकार कदम सिंह वो उसी एरिया में पढ़ते हैं। वैसे वो वार्ड जो है वो इंद्री विधानसभा का हिस्सा है। इंद्री विधानसभा में वो एरिया पड़ता है। विधानसभा में, हाँ, इंद्री विधानसभा का वो हिस्सा है। तो हमने अब अगर वोटों का आंकलन करें तो वार्ड नंबर 20 में, वार्ड नंबर 20 में अगर शुरुआत में आप वहां से अगर आंकना शुरू करेंगे धौलगढ़ से, तो आपको वहाँ वो वार्ड ऐसे गिरता हुआ CHD सिटी पहुंचोगे, CHD से उचाना पहुंचोगे, तो आपको लगेगा यहाँ पर त्रिकोणीय या चौतरफा मुकाबला हो रहा है। क्योंकि जो गांव का वोट है उचाना का, वो रामपाल शर्मा की तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखाई देता है। CHD सिटी का जो वोट है वो तरुण चौहान की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। बीजेपी की तरफ नहीं, तरुण चौहान की तरफ। तरुण चौहान की तरफ। और जो आपका
धौलगढ़ है वो भी तरुण चौहान की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। ये यहाँ पर बीजेपी को बहुत कम संख्या में वोट मिला है, यानी अगर तीसरे नंबर पर धौलगढ़ में बीजेपी रह सकती है, CHD सिटी में बीजेपी दूसरे नंबर पे रह सकती है, और अगर उचाना गांव की हम बात करें तो नीचे वाली सीट की बात कर रहे हैं पार्षद पद के लिए, तो वहां 10 से 15% वोट ही बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देते हैं। अब हम यहां से निकल करके काछवा रोड पे आ जाते हैं, जिसमें काछवा रोड पे सैदपुरा का इलाका, पालनगर का इलाका, जरीफा का इलाका, CSRI का इलाका, ये इलाका फिर इसमें शामिल हो जाता है। सैदपुरा वो इलाका है जहां कभी भाजपा आज तक जीती नहीं है, तो इस बार बहुत सारे लोग वहां से पाला बदल करके भाजपा में आए हैं, लेकिन फिर भी वहां आकर के मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो ये बाकी कैंडिडेट है हिमांशु, ये वो पीछे ही छूट जाते हैं उसी एरिया में। वहां से आगे हुए कोई बढ़ता हुआ आता है तो वो तरुण चौहान नजर आते हैं। और साथ में कौन नजर आते हैं? प्रमोद कुमार जी, प्रमोद कुमार, क्योंकि रामपाल शर्मा वहीं पर ज्यादा सिमट जाएंगे, या फिर थोड़ा उनका असर बालाजी कॉलोनी में नजर आ सकता है। तो यहां पर आकर फिर एक गांधीनगर का एरिया आ जाता है। गांधीनगर की अगर बात करें तो फिर सुधीर यादव और तरुण चौहान के बीच में शुरू हो जाती है लड़ाई। और अगर हम बात करें नहर पार के इलाके की, काछवा रोड के इलाके की, तो पाल नगर में फिर लीड लेते हुए, क्योंकि पाल समाज का एक बड़ा वोट बैंक इंटैक्ट कर बीजेपी के साथ है, तो वहां पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई देती है। और यहाँ भी बीजेपी, गांधीनगर में भी बीजेपी लीड करती हुई दिखाई आपको देगी। सैदपुरा में तरुण चौहान और बीजेपी 50-50 में बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर तीसरे चौथे नंबर पर तो आप किसी को भी मान लीजिए। इसके बाद जरीफा फार्म का जो इलाका आता है वो शायद बीजेपी के गढ़ माना जाता है, लेकिन तरुण चौहान भी एक अच्छा चेहरा वहां पर है जो बीजेपी को। फाइट किस किस के बीच हिमांशु, अगर तिकोणिये में अगर आप वैसे चौतरफे में अगर देखेंगे तो 4 नाम हम ले लेते हैं, अगर बिल्कुल क्लोज लेंगे फिर हम 3 लेंगे नाम। पहले चौतरफा मुकाबला देखते हैं, गांवों से जब शुरू हुआ आता है तो चौतरफे मुकाबले में नजर आती है परली तरफ अगर देखें तो रामपाल शर्मा ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं, वहाँ सुधीर यादव तीसरे चौथे नंबर पर नजर आते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ करके हम जब काछवा रोड पर आ जाते हैं तो ये 3 हिस्सों में चुनाव बंट जाता है, जिसमें रामपाल शर्मा पीछे छूट जाते हैं, प्रमोद कुमार, तरुण चौहान और फिर सुधीर यादव के बीच में ये करीबी मुकाबला होते हुए अब गांधीनगर में अगर हम आ जाते हैं तो फिर ये लड़ाई तरुण चौहान और फिर सुधीर यादव के बीच में सिमट जाती है। इधर जब हम बालाजी कॉलोनी की तरफ निकलते हैं फिर वहाँ पर प्रमोद कुमार एक बार दोबारा एंट्री ले लेते हैं, और जब हम गुरु नानकपुरा में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर फिर भी बीजेपी और तरुण चौहान के बीच मुकाबला, प्रमोद कुमार के बीच मुकाबला नजर आता है। तिकोणीय अगर आप मुकाबले को समझोगे तो प्रमोद कुमार, सुधीर यादव और फिर तरुण के बीच में ये अंतिम मुकाबला आपको समझेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप करीब जा करके, यानी एक बड़े लेंस वाला चश्मा लगा करके अगर आप देखना चाहोगे, हालांकि मतलब बहुत बड़े लेंस वाला चश्मा इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप वाला, अगर बिल्कुल अंदर तक के अणु दिख जाए, हाँ, जिसमें बिल्कुल आपको दिखे कि भाई दही एक वोट कहाँ जा रहा है, भाई दही में कीटाणु कहाँ नजर आ रहे हैं। अगर केले के छिलके में कीटाणु है तो वैसे आपको नजर नहीं आएंगे, आप छिलोगे खा लोगे, लेकिन अगर आपको वो चेक करना है तो फिर मुझे लगता है कि सुधीर यादव और तरुण कुमार के बीच में ये अंतिम तौर पर मुकाबला सिमटता हुआ नजर आएगा। तरुण चौहान वर्सेस सुधीर यादव के बीच में एज देना चाहेंगे किसी को आप? लोग कुछ कह रहे हैं कि तरुण जीत सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुधीर यादव जीत सकता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिस तरह टक्कर वार्ड नंबर जैसे 18 की टक्कर आपको देखने को मिलेगी, वैसे ही वार्ड नंबर 20 में भी टक्कर यहाँ पर, हाँ, क्योंकि इस वार्ड में भी इसी तरह की टक्कर आपको, वो आमने सामने की लड़ाई है हिमांशु। यहाँ चुकौनी फाइट है, यहाँ चौतरफा मुकाबला है। किसी बूथ पर कोई आगे जाता हुआ नजर आएगा आपको, किसी बूथ पर कोई नजर आपको जाता हुआ दिखाएगा, लेकिन अंतिम तौर पर अगर आप मुकाबले को बहुत क्लोज ले जाएंगे तो फिर आपको सुधीर यादव, और हो सकता है कि थोड़ा ही फर्क हो, प्रमोद भी बहुत ज्यादा पीछे आपको नजर नहीं आएंगे, वो क्लोज फाइट में ही नजर अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तरुण चौहान का जो खेल बिगाड़ रहे हैं वो प्रमोद कुमार बिगाड़ रहे हैं। मैंने कहा वो उसकी क्या वजह है? उन्होंने कि अगर प्रमोद कुमार यहाँ खड़े ना होते तो ये सीट एक तरफा तरुण चौहान
ले जाते। तो अगर वो खेल बिगाड़ने की बात आ रही है तो फिर सुधीर यादव को हल्का फुल्का एज दिया जा सकता है, हल्का फुल्का, लेकिन कांटे की टक्कर आप यहां पर मान के चल रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। और हिमांशु, अगर मेयर के चुनाव की बात करें तो मुझे लगता है कि रेणु बाला यहां पर इस वार्ड में थोड़ा कम वोट ले जाएंगी। लेकिन अगर कदम सिंह, जो कि उस वार्ड के रहने वाले हैं, पत्रकार भी हैं, धौलगढ़ के रहने वाले हैं, अगर उनकी बात पर यकीन करा जाए तो बीजेपी यहां से पिछड़ने वाली नहीं है। मेरा अपना आंकलन कहता है कि भाजपा यहां पर कम वोट ले सकती है, बजाय कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज वधवा। जी जी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। क्या कुछ जो सिनेरियो था वो हमने आपको बता दिया, जहां पर वार्ड नंबर 20 के अंदर कांटे की टक्कर यानी कि चुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं मेयर पद के लिए यहां पर एज जो है वो मनोज वधवा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तमाम अलग अलग राय सामने निकल कर आ रही हैं। ओवरऑल मेयर पद की सीट कौन जीत रहा है? मुझे लगता है इस पे कल चर्चा करें हिमांशु। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आज कुछ हिस्सा रहने कल नहीं, परसों करेंगे। परसों करेंगे। कल, क्योंकि रविवार का दिन है और मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी, एक ट्रॉफी कल आ रही है, एक ट्रॉफी 12 तारीख को आ रही है। वो किसके हिस्से में आ रही है ये खुलासा जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि किस वार्ड में कौन हैवी है। अभी हमें ये भी आंकलन करना पड़ेगा कि कितने कितने वोटों का डिफरेंस आ रहा है, तभी हम जाकर के आपको बता पाएंगे कि कौन बढ़त कितनी ले रहा है और कितने वोटों से ले रहा है, कितने वोटों से ले रहा है, क्या मार्जिन रह सकता है, क्या मार्जिन रह सकता है। और हमने कल एक बात कही थी आपको कि भाजपा के एक बागी नेता का भी हमको खुलासा करना है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग, और अपनी फीडबैक भी कमेंट बॉक्स के जरिए देते रहिए कि क्या हमारा आंकलन सही है, उसको भी आप बताते रहिए। हो सकता है कि कहीं चूक जो है हमसे, बिल्कुल पब्लिक है, अपनी राय जरूर रखी कमेंट बॉक्स के, क्योंकि हम हिमांशु जो हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा वो पब्लिक सही कर रहे हैं। अब पब्लिक अगर हमें झूठ बता रही है तो हम झूठ ही परोस रहे हैं, अगर पब्लिक हमें सच बता रही है तो हम सच के साथ जा रहे हैं। और वही बात है कि आपको मिल क्या रहा, इनपुट क्या रहा, वही आप आउटपुट देते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, आम पब्लिक अपने कमेंट बॉक्स के अंदर राय रख सकती है कि आपके वार्ड से कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है, और मेयर पद की कौन सीट जीत रहा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन नतीजे 12 को आएंगे। एग्जिट पोल हमने 20 के 20 वार्डों के आपको बता दिए हैं। मेयर पद के लिए आप इंतजार कीजिएगा कि किस वार्ड से कौन उम्मीदवार जीत रहा है। हम परसों आपको बताएंगे कितने वोटों से हाँ कौन जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है, और फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। हम आपको बताएंगे आईबी की रिपोर्ट, हम आपको बताएंगे सीआईडी की रिपोर्ट, और हम आपको बताएंगे कुछ ज्योतिषियों का आंकलन भी, जो कि सोमवार को हम जारी करेंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजर से हमारी बात हुई है, वो इस सीट को किसके हिस्से में देख रहे हैं वो भी बताएंगे। सीआईडी ने अपनी ऊपर रिपोर्ट क्या भेजी है ये भी आपको बताएंगे। सट्टा बाजार क्या कह रहा है वो भी आपको रिपोर्ट बताएंगे। और एक कंक्लूजन जो रिजल्ट आ सकता है, हाँ, बाहुबली 2 द कंक्लूजन, 3 बाहुबली 3 द कंक्लूजन, और ये हम आपको बताएंगे सोमवार को। और तब तक देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।